नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है केस क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे और इस लॉकडाउन की स्थिति में आप शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत कार्य भी कर रहे होंगे। मैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताने का अवश्य कष्ट करें कि क्या मैं जो बता रहा हूँ वो आपको पर्याप्त लग रहा है या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। दोनों, चाहे वो सकारात्मक पक्ष हो चाहे नकारात्मक पक्ष हो, आप दोनों प्रकार के पक्षों के टिप्पणी हेतु स्वतंत्र हैं। आप बाध्य नहीं हैं, आप जो है सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक, हाँ या ना, इसमें आप उत्तर दें कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा या नहीं। फिर से मैं आपको बता दूं कि मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। जो चीजें मेरे पास है तो मेरा ये उद्देश्य रहता है, मेरा ये लक्ष्य रहता है, परम लक्ष्य ही मान सकता हूं मैं अपने इस उद्देश्य को, कि उन समस्त जानकारियों को आप सभी तक पहुंचाऊं। मैं भी एक एज ए स्टूडेंट पढ़ता हूं और एज ए स्टूडेंट आपको बताता हूं। मैं ना तो कोई शिक्षक हूं, ना तो मेरे कोई विश्वविद्यालय है, ना तो मेरा कोई शिक्षण संस्थान है, ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं घर पर पढ़ाता हूं और खुद भी पढ़ता हूं एक प्रकार से। क्योंकि मित्रों, मैं तो ना तो किसी कोचिंग सेंटर गया, ना आज तक किसी कोचिंग संस्थान में जीएस जैसे सब्जेक्टों का, जीएस जैसे विषयों का मैंने अध्ययन किया। मैंने स्वयं अर्थात सेल्फ स्टडी ही की है। हाँ, माध्यमों का मैंने सहारा लिया है, बिना माध्यम नैया पार नहीं होती है। ठीक है, तो चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे पुस्तकें हों, बहुत सारे माध्यमों का मैंने सहारा लिया है और अपनी स्वयं की नोट्स भी बनाई है। इसीलिए आग्रह भी करता हूं कि आप भी अपनी हस्तलिखित नोट्स अवश्य बनाते जाएं। इसके भरोसे मत रहिए कि जो लिखा है इतना ही पर्याप्त है। कारण यह है, पर्याप्त तो है, कहने का तर्क यह है ये जो लिखा है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मेरे द्वारा कहा गया कथन। ये तो केवल एक हिंट मात्र है। ठीक है। फिर आगे बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और मैं आपको फिर से भरोसा दिलाता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत से मित्रों ने मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संदेश भेजकर फोन भी किए, पूछा कि क्या जो आप पढ़ा रहे हो ये मोर देन सफिशिएंट है। तो मैंने एक शब्द में उत्तर कहा कि आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उन्हें क्या नहीं पढ़ना है ये जानकारी अपने पास होना। ठीक है, तो ये आप समझदार हैं, स्वतंत्र हैं। आज मैं आपको गुप्त काल पढ़ाता हूं। जैसा कि पिछला पार्ट हमारा था गुप्त काल से संबंधित सामान्य जानकारी। गुप्त काल क्या है, गुप्त वंश क्या है, गुप्त वंश साम्राज्य क्या है ना। गुप्ताज डायनेस्टी के संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, श्रीगुप्त थे। जबकि गुप्ता एम्पायर के संस्थापक फाउंडर कौन है, गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। रियल फाउंडर ऑफ गुप्तास एम्पायर तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त संबंध का प्रारंभ कब हुआ, है ना, सारी चीजें की चर्चा मैंने पिछले पार्ट पर की थी, है ना। प्रारंभिक दो किंग राजा जो थे सामंत थे, है ना, फेडरलिस्ट थे। आज हम बात करेंगे हर एक शासक की, गुप्त काल में जो भी शासक आए उनसे महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, सबसे पहले इस क्रम में हम पढ़ेंगे श्रीगुप्त। आपको पिछली पार्ट में ही मैंने अध्ययन करवाया था, उसमें मैंने बताया था कि श्रीगुप्त और घटोत्कच ये दोनों राजा महाराज की उपाधि लेते थे। कौन सी उपाधि लेते थे मित्रों, ये टाइटल जो लेते थे, टाइटल महाराज की उपाधि लेते थे। ठीक है, श्रीगुप्त का शासन जो है लगभग 275 से 300 ईस्वी, है ना, एडी माना जाता है, एवं घटोत्कच का 300 से 319 ईस्वी एडी माना जाता है। ठीक है, ये जो है संस्थापक हैं गुप्त वंश के, साम्राज्य के नहीं, गुप्त वंश के। ठीक है, फाउंडर ऑफ गुप्ताज डायनेस्टी,
ठीक है, इतना ही पढ़ना इन दोनों राजाओं के बारे में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये। अब बात करेंगे हम चंद्रगुप्त प्रथम की। याद रखिए प्रथम इसलिए बोला क्योंकि एक और चंद्रगुप्त आएगा जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। एक तो मौर्य काल में था जिसका केवल नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, गुप्त काल में पहला फिर आया चंद्रगुप्त, एक नाम वही नाम फिर से आ गया इसलिए प्रथम लगाया, और फिर आएगा एक तो उसे द्वितीय लगाएंगे जो कि विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। खैर वो बात की बात है। तो आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी माना जाता है। यही 319 जो है मित्रों गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। इसकी जो उपाधियां थी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी उपाधि महाराजाधिराज, इंग्लिश में भी यही बोलेंगे। ठीक है, परम भट्टारक एवं परमेश्वर, है ना। अब देखिए मैंने बताया था कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य काल था, वहां पर जो शासक थे वो देवानाम प्रिय की उपाधि लेते थे, अर्थात देवताओं का प्रिय। फिर मौर्य काल के बाद आया मौर्योत्तर काल, जैसे ब्राह्मण वंश हो गए, सुक सातवाहन, शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र सातवाहन वंश, वाकाटक वंश। उसी प्रकार विदेशी वंश हुए, विदेशी जो वंश थे जैसे शुंग वंश, कुषाण वंश, पहलो पार्थियन वंश, इंडो ग्रीक जिसे हिंदीवन कहते हैं। तो ये शासक थे, ये मौर्योत्तर काल के अंतर्गत थे। तो मौर्योत्तर काल में जो उपाधि राजा लेते थे वो देवपुत्र की, देवपुत्र, खासकर कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ली, अर्थात देवताओं का पुत्र। पहले देवताओं के प्रिय बने रहे शासक, फिर देवताओं के पुत्र बन बैठे शासक। गुप्त काल में क्या हुआ कि जो गुप्त काल के शासक थे ये स्वयं ही भगवान बन बैठे। उदाहरणार्थ कौन सी उपाधि लेने लगे? भगवानों की उपाधि। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम दिखा आपको, ये परमेश्वर की उपाधि ले लिया, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मैं गुप्त वंश नहीं बोल रहा हूं, गुप्त साम्राज्य बोल रहा हूं। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक अर्थात रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज एम्पायर कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था प्रथम शक्तिशाली शासक था, है ना, फर्स्ट पावरफुल जो किंग था गुप्त काल का, वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, इसके राज्यारोहण की तिथि, राज्यारोहण की तिथि, ठीक है, एम्बार्किंग डेट या कहें राज्यारोहण तिथि या राज्याभिषेक भी कहते हैं, अर्थात कोरोनेशन को भी क्या बोल देते हैं? राज्याभिषेक। ठीक है, ये कब हुआ इनका? 319 एडी, 319 ईस्वी में होता है। इसी वर्ष से गुप्त संवत का प्रारंभ होता है। इस प्रकार गुप्त संवत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, इनोवेटर ऑफ गुप्ताज इरा या कहें गुप्ताज ईयर। ठीक है, हो गई चंद्रगुप्त प्रथम की बात चल रही है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? मैरिज किससे हुई? तो इनकी मैरिज लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी प्रिंसेस जो थी, ठीक है, क्या नाम था उनका? कुमार देवी से। कुमार देवी से इनकी मैरिज हो जाती है, किनकी? चंद्रगुप्त प्रथम से। पूछा जाता है इसलिए ये बताना अनिवार्य था। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम जब शासन पे आया तो इसका साम्राज्य कहां तक फैला था? प्रारंभिक क्षेत्र कहां था? स्टार्टिंग पॉइंट इसके राज्य का कहां था? वो था पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन से एरिया? पूर्वी यूपी एवं बिहार का। ठीक है, इसकी एक खास बात और है कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किया गुप्त काल के अंतर्गत। हालांकि सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में इंडो ग्रीक वालों ने स्टार्ट कर दिए थे, पश्चिमोत्तर भारत में। गुप्त काल जब आता है तो गुप्त काल के अंतर्गत सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। वो भी किस टाइप के? राजा रानी टाइप के, या इसी को विवाह प्रकार के सिक्के कहते हैं। ठीक है, राजा रानी टाइप कहने का मतलब ये है कि सिक्कों पर राजा और रानी की आकृति अंकित होती थी। ठीक है, विवाह प्रकार के भी इसको, इन सिक्कों को कहा जाता है मैरिज टाइप। तो ये गोल्ड कॉइन थे, स्वर्ण सिक्के थे। ये पूछा जाता है कि राजा रानी टाइप के सिक्के, है ना, किंग क्वीन टाइप के सिक्के किसने चलाए? वो था चंद्रगुप्त प्रथम। इन महानुभाव को केवल इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो समुद्रगुप्त को, क्योंकि इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या? इंडियाज नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। क्यों बोला जाता है उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासन काल मित्रों 335 ईस्वी से 375 एडी तक माना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां ली? समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां ली? कहानी में कचरा हटा के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कचरा हटा दिया हूं ताकि आप बोर भी ना हो और समय की भी बचत हो। तो जो पढ़ना है उद्देश्य वही रखिएगा।
ठीक है, उपाधि कौन सी ली, टाइटल कौन सा लिया इसने, पराक्रमांक। इंग्लिश में भी यही कहेंगे, पराक्रमांक। कौन था, समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता, इससे इसके सिक्के मिले तो सिक्कों में से पता चला कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि समुद्रगुप्त ने ले रखी थी। कारण ये था कि इससे पहले भी अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं कुछ शासकों ने, किंतु गुप्त वंश के अंतर्गत पहला यह शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया। एक और भी आएगा जो दूसरा होगा। इसे 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, द विनर ऑफ 100 बैटल्स, द विनर ऑफ 100 बैटल्स, अर्थात 100 युद्धों का विजेता किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को। ठीक है, इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इंडियाज नेपोलियन। ठीक है, इसे सर्वराज्योच्छेदा भी कहते हैं। ये हो गए इसके टाइटल। कभी कभी ये प्रश्न पूछा करता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, है ना, इंडियाज नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, वो महान व्यक्ति थे विसेंट स्मिथ, ये यूनानी थे शायद। ठीक है, विसेंट स्मिथ की एक किताब है, एक पुस्तक है, बुक है, उसका नाम है, नाम पूछा जाता है कभी कभी, ये नाम याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ, इंग्लिश में ही है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसके लेखक कौन है, विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने इसी पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और भी उपाधियां ली, बहुत उपाधियां ले रखे थे इन्होंने। ठीक है, जैसे कविराज, देव, आर्य, धर्म प्रचार बंधु। कविराज, आर्य, देव, धर्म प्रचार बंधु, भयानक उपाधियां ली। पता नहीं इतना टाइटल करेंगे क्या, हो सकता है इतने टाइटल, इतने काम किए हूं ऐसे, तभी तो भारत के नेपोलियन कहे गए। नेपोलियन कहने का तात्पर्य उनकी युद्ध विजय से है, विजय अभियान से भी है। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में, है ना। तो विजय अभियान की बात करें, कहां कहां उन्होंने कौन कौन से राज्य जीते, ठीक है, कौन कौन से उन्होंने बैटल जीते, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि समुद्रगुप्त की जानकारी, शासन की जानकारी का स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं जिससे समुद्रगुप्त के शासन की संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस क्रम में हम जानेंगे कि जो शासन की जानकारी है वो आप जानते हैं। मैं एक नाम लूंगा, इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसका है, अशोक का, सम्राट अशोक, मौर्य वंश। सम्राट इलाहाबाद का अशोक के स्तंभ लेख से भी ये जानकारी मिलती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉलम इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड। ठीक है, देखिए ये बोल सकते हैं इसे, कॉलम की जगह पिलर भी बोल दीजिए, इंस्क्रिप्शंस की जगह आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद के अशोक के स्तंभ लेख से बात ये है, ये समुद्रगुप्त का नहीं है, ये अकबर का है। इसमें काम क्या हुआ ये देखिएगा। इनके राजकीय कवि थे, समुद्रगुप्त के राजकीय कवि थे, है ना, पोएट ऑफ स्टेट थे। कौन थे, इन्हें संधि विग्रहक और दरबारी भी बोलते हैं। क्या, कोर्टियर। ठीक है, कोर्टियर्स भी बोलते हैं। कौन थे वो, हरिसेन। ये नाम याद रखिएगा। हरिसेन किसके दरबारी थे, है ना, राजकीय कवि थे, पोएट ऑफ स्टेट थे, दरबारी थे। कौन थे, हरिसेन किसके, समुद्रगुप्त के। अच्छा, समुद्रगुप्त के जो दरबारी हरिसेन थे, एक्चुअली में क्या हुआ कि इन्होंने समुद्रगुप्त का प्रशंसात्मक वर्णन किया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया है। ये हरिसेन क्या किए कि जो अकबर का इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख था उस पर उन्होंने और भी काम किए, उसी पर और भी लेख उत्कीर्ण करवाए। ये मौर्य काल का था। जब गुप्त काल आता है तो समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने उस पर और भी चीजें उत्कीर्ण करवाई जो थी समुद्रगुप्त का प्रशंसनात्मक वर्णन। ठीक है, तो जब इन्होंने इस पर कुछ काम करवा दिया, लिख दिया, उत्कीर्ण करवाया, तब इसका नाम हो गया समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति कहा गया किसे, इसका नाम हो गया प्रयाग प्रशस्ति लेख। इसका, समुद्रगुप्त का। याद रखिए, इसे हरिसेन ने इस पर उत्कीर्ण जरूर करवाया, लेकिन इसे फिर प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया समुद्रगुप्त का। काम किया अकबर के स्तंभ लेख में किन्ने, हरिसेन ने। लेकिन दूसरा जब काम हो गया, उत्कीर्ण करवा दिए, तो इसका नया नाम क्या बना, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति था किसका, पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो समुद्रगुप्त का था, हरिसेन का नहीं था। हरिसेन ने काम करवाया था। अब जो राजा कहेगा तो वही ना काम करेंगे, उसके दरबारी। ठीक है,
कभी कभी मित्रों समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसे समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी बोलते हैं, बायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे समुद्रगुप्त की आत्मकथा बोलते हैं, किसे? प्रयाग प्रशस्ति को। ये इस पर काम किसने किया, इसका उत्कीर्ण किसने किया? इस पर हरिसेन। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये। ठीक है, पहले अशोक महाराज आए, उनने अपना बनवाया, हरिसेन क्या किए? समुद्रगुप्त बोले हरिसेन से कि भैया आप मेरे युद्धों का वर्णन करें, हमारे जो महत्वपूर्ण बैटल्स हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन दें, आप इसी अभिलेख में उत्कीर्ण करवा दें, अलग से पत्थर उत्थर क्यों खुदवाएं, है ना, धन भी खर्च होगा। तो हरिसेन भैया ने क्या किया कि अशोक के स्तंभ लेख में ही उत्कीर्ण करवा दिया, थोड़ा बहुत जगह बची रही होगी तो उत्कीर्ण करवा दिया। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? इसकी भाषा संस्कृत भाषा है, संस्कृत लैंग्वेज है किसकी? प्रयाग प्रशस्ति की। जबकि शैली क्या है, अर्थात वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ राइटिंग क्या है इस प्रयाग प्रशस्ति की? वो है चंपू शैली। किस स्टाइल में लिखा गया है? चंपू स्टाइल में। ये चंपू इंग्लिश में चंपू ही होगा। चंपू स्टाइल में, चंपू शैली में। कभी कभी ये पूछा करता है कि चंपू शैली है क्या? तो चंपू जो है वो गद्य एवं पद्य का सम्मिश्रण है। ठीक है, प्रोज एंड पोएट्री का काम्बो है, प्रोज एंड पोएट्री का काम्बो है, उसी को कहा गया क्या? चंपू स्टाइल या चंपू शैली। तो प्रयाग प्रशस्ति की लैंग्वेज संस्कृत एवं वे ऑफ राइटिंग स्टाइल क्या है? चंपू। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? मैंने बताया ना, मैं इलाहाबाद नहीं बोल रहा हूं, इलाहाबाद का अशोक का स्तंभ लेख नहीं बोल रहा हूं, मैं नाम लिखा हूं प्रयाग प्रशस्ति। जब इनने काम कर दिया इसका तो नया नाम क्या मिला? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, जब भी आपसे इलाहाबाद का स्तंभ लेख पूछा जाए तो आप अकबर पे लगाइएगा, जबकि प्रयाग प्रशस्ति पूछा जाए तो आप उत्तर लगाइएगा समुद्रगुप्त। तो इसके रचनाकार कौन है, कंपोजर कौन है? वो है हरिसेन। कौन है? हरिसेन। कंपोजर अर्थात रचनाकार हरिसेन है, जबकि शिल्पकार है ना, आर्किटेक्चर, उनका नाम था तिलभट्ट। तिलभट्ट ने इस शिल्प का काम किया, जबकि रचनाकार हरिसेन थे। ठीक है, आप भी जानते हैं कोई भी गाना बनता है तो पहले कंपोज किया जाता है ना, लिरिक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद ही सिंगर गाता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र के विजयों का वर्णन है ना, जितने भी उसने बैटल जीते थे समुद्रगुप्त ने, उन सभी बैटल्स का इस पर वर्णन कर दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति पर। ठीक है, मोस्टली कौन कौन से वर्णन है? उत्तर में अर्थात नॉर्थ में जो आर्यावर्त था, इंग्लिश में आर्यावर्त ही बोलेंगे, तो आर्यावर्त था, तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राज्यों को, है ना, 9 स्टेट को क्या करा था? हराया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को कि आर्यावर्त के उत्तर में 9 राज्य। याद करने का ट्रिक, नॉर्थ को NORTH लिखते हैं नॉर्थ, जबकि 9 को भी 9 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद कर सकते हैं ऐसे। फिर साउथ में जो दक्षिणापथ स्थित था साउथ में, ठीक है, तो वहां पे 12 राज्यों को, 12 स्टेट को उनने क्या किया? पराजित किया, हराया। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको, 9 राज्य 12 राज्य, 3 के मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा हमेशा कि कौन से उत्तर में, नॉर्थ में कितने राज्य जीते और आर्यावर्त के और दक्षिणापथ के कितने राज्य जीते। ये बात है समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त अभी जारी है, जाइएगा कहीं नहीं, नजरें यहां जमा कर रखिएगा। मित्रों, समुद्रगुप्त जारी है। ठीक है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान पढ़ रहे थे, है ना, तो मैंने समुद्रगुप्त के विजय के साक्ष्य, है ना, जो प्रूफ थे, कौन सा था बता दिया। ठीक है, जैसे प्रयाग इंस्क्रिप्शन था, प्रयाग अभिलेख था। ठीक है, समुद्रगुप्त का रचनाकार कौन था? उसका दरबारी, है ना, हरिसेन था। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी क्रमशः विजय। ठीक है, पहली विजय आर्यावर्त विजय। ठीक है, आर्यावर्त विक्ट्री। ठीक है, आर्यावर्त विजय की बात करते हैं, ये नॉर्थ में था। ठीक है, उत्तर में था। इन दोनों जो विक्ट्री थी, उसकी विजय थी, इसका जो उल्लेख किया गया है वो प्रयाग अभिलेख में है। ठीक है, प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग इंस्क्रिप्शंस में है, प्रयाग, ठीक है, रिकॉर्ड में सब कुछ है कि आर्यावर्त विजय, दक्षिण विजय किया था उसने। तो आर्यावर्त विजय के अंतर्गत देखते हैं कि उसने 9 राज्य जीते।
9 स्टेट विक्ट्री, ठीक है, 9 राज्यों को जीते, ठीक है। एवं समुद्रगुप्त इतना बुद्धिमान था कि वो जहां जहां अपनी जीत विजय करता गया, वहां कोई ना कोई किसी भी प्रकार से एक पॉलिसी अपनाया, एक नीति का अनुसरण किया, है ना। जो भी विजित राज्य थे, है ना, जिन्हें वो जीत चुका था, तो वहां पर अपनी अपनी कुछ नीतियां लाया, पॉलिसी लाया। जैसे आर्यावर्त विजय में कौन सी नीति लाता है? प्रसबोधरण नीति। कौन सी? प्रसबोधरण नीति पॉलिसी लाया। इसका अर्थ होता है साम्राज्य में मिलाना, अर्थात जितने भी 9 राज्य जीते उसे इस नीति के तहत साम्राज्य में मिला दिया, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछेगा कि आर्यावर्त के कितने राज्य जीते? 9 राज्य। कौन सी पॉलिसी अपनाई? नीति ये थी, ठीक है। सबूत कहाँ है इसका? साक्ष्य कहाँ है? प्रयाग लेख, है ना, प्रयाग इंस्क्रिप्शन, ठीक है। साम्राज्य में मिलाया, मिक्स्ड इन द एम्पायर। अच्छा, क्यों मिलाया वो? बात ये समझिएगा कि ये नॉर्थ है, ये इंडिया है, ठीक है, यहां पे है नॉर्थ पूरा, और यहीं पे मगध है जहां पर गुप्त शासन चल रहा है। अब अगर कोई राज्य यहां उसने जीत लिए तो समुद्रगुप्त बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके समानांतर कोई शासन चलाए, उसके पैरेलल कोई गवर्नमेंट कर चलाए, समुद्रगुप्त को ये मंजूर नहीं था। इसलिए समुद्रगुप्त ने इन सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, और उसका ये मानना था कि आर्यावर्त में, अर्थात यहाँ पर उत्तर में जो भी शासक होगा वो एकमात्र समुद्रगुप्त होगा। ये उसकी एक पॉलिसी थी। इसके बाद क्या हुआ मित्रों? तो इसलिए उसने मिला लिया। दूसरा विजय जो थी वो दक्षिणापथ विजय थी, है ना। दक्षिणापथ विजय विक्ट्री जो थी, इसके अंतर्गत एग्जाम में पूछा करता कितने राज्य जीते? 12 राज्य जीते, 12 स्टेट विंस, ठीक है। कहां सबूत? वही प्रयाग इंस्क्रिप्शंस, प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। यहाँ पे कौन सी? हर जगह उसने कोई ना कोई एक पॉलिसी अपनाई है। यहाँ पर उसने क्या अपनाया? ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ये नीति दक्षिण में अपनाता है कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। इक्लिप्स सॉल्वेशन ग्रेस पॉलिसी, ठीक है। इक्लिप्स सॉल्वेशन ग्रेस पॉलिसी अर्थात ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ठीक है। इसका अर्थ होता है, हिंदी में बात जाने यदि, तो विजय के बाद राज्य को वापस कर देना, अर्थात जो भी राज्य उसने जीते वो फिर उन्हें पुनः वापस लौटा दिया, ठीक है। अर्थात बैक ऑफ किंगडम आफ्टर विक्ट्री, ठीक है। जो वहां के राजा थे जिनसे वो राज्य जीतता था उन्हें वापस कर देता था, बैक कर देता था, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों किया? एक तरफ तो आर्यावर्त में उसने सबको मिला लिया अपने में। मैं बताया कि पैरेलल गवर्नमेंट, समानांतर सरकार वो नहीं चाहता था, ठीक है, कि कल को ये उनके समुद्रगुप्त के विरुद्ध ही खड़े हो जाए तो रोज वो युद्ध ही करता रहे, ठीक है। तो जब वो दक्षिण पहुंचता है मित्रों, यहाँ पर पहुंचता है, दक्षिण में युद्ध करता है, ठीक है। ये उसका मान लीजिए प्लान ए था जो सक्सेस रहा। प्लान बी के तहत दक्षिण में पहुंचता है वो, और दक्षिण के सभी जो भी राज्य थे उस समय वर्तमान में, सभी को जीत लेता है। बात को समझिएगा, सभी को उसने जीत लिया। कितने राज्य जीते ऐसे करके? 12 स्टेट विंस, 12 राज्य जीतता है। नीति कौन अपनाया? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ठीक है। इक्लिप्स सॉल्वेशन ग्रेस पॉलिसी अर्थात विजय के बाद राज्य को वापस कर देना। कारण यह था ऐसा करने का कि एक तरफ आर्यावर्त में जो राज्य थे जीते थे वो अपने में शामिल कर लिया, किंतु दक्षिण में वापस कर दिया। क्या था कि देखिए, समुद्रगुप्त बहुत होशियार आदमी था। उस समय ना तो यातायात के साधन थे, ठीक है, कि सुलभ मार्ग नहीं थे। तो मित्रों, उसकी स्ट्रेटेजी देखिए कि उसने उत्तर में, नॉर्थ में आर्यावर्त के 9 स्टेट जीत लिए, 9 राज्यों को जीत लिया, सभी को अपने में मिला लिया। लेकिन दक्षिण के 12 राज्यों को उसने जीता, किंतु अपने साम्राज्य में ना मिलाकर उन्हें उनका वापस कर दिया। कारण ये था कि चंद्रगुप्त इतना साइंटिफिक अप्रोच लगाया, है ना, उसकी इतनी अच्छी पॉलिसी थी कि इतने दूर क्षेत्र में सुगम यातायात की व्यवस्था भी उस समय नहीं थी। तो यदि मान लीजिए कोई भी यहाँ का शासक विद्रोह कर देता, यदि इसने साउथ के सभी राज्यों को मिला लिया होता और कदाचित कभी ये शासक विद्रोह कर देते, तो क्या फिर यहाँ से सम्राट समुद्रगुप्त
यहाँ आता और विद्रोह को दबाता, 2 महीने 3 महीने लग जाते उसे आने में, विद्रोह दबा के चला जाता, फिर पता चले इस क्षेत्र में उत्पन्न हो गया, पहुंच नहीं पाया, फिर उसे वापस आना पड़ा। तो वो उसकी इतनी अच्छी साइंटिफिक अप्रोच थी कि उसने क्या किया कि इन सभी 12 राज्यों को जीता और उनसे एक शर्त रखी कि हाँ, मैं आपको आपका राज्य वापस कर दूंगा, ठीक है, बैक ऑफ किंगडम आफ्टर विक्ट्री। ये उसकी सोच थी कि उसने बोला कि मैं एक शर्त रखता हूं कि आप हमें वार्षिक कर देंगे, है ना, ईयरली टैक्स पे करेंगे, किसे, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य को। इन्होंने मान लिया, उन्हें स्वेच्छा से दे दिया। इसी को बोला गया ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ठीक है। एक्सप्लिट साल्वेशन ग्रेस पॉलिसी ही क्या है, विजय के बाद राज्य को वापस कर देना। एक इतिहासकार है जिनका नाम है राय चौधरी। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू राय चौधरी, इन्होंने क्या कहा कि जो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय है, इसे किसकी संज्ञा दी, इसे धर्म विजय कहा। क्या कहा, धर्म विजय। याद रखिए, समुद्र के दक्षिणापथ की विजय, दक्षिणापथ जो विक्ट्री थी, विजय थी, उसे धर्म विजय की संज्ञा किसने दी, तो वो थे राय चौधरी, ठीक है। 2 विजयों के बाद अब हम बात करेंगे आटविक विजय। आटविक विजय के उपरांत जब ये विक्ट्री कर लेता है समुद्रगुप्त, तो उसने तीसरी नीति अपनाई, यहाँ परिचारिकीकृत नीति, ठीक है। अच्छा, ये क्षेत्र कौन सा था इसका, आटविक का, यूपी गाजीपुर, और देख लेता हूँ शायद और भी क्षेत्र हूँ आटविक विजय, है ना। ठीक है, इतने ही क्षेत्र हैं। तो यूपी और जो गाजीपुर का क्षेत्र है मित्रों, यही पास आटविक क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को कहा गया, प्राचीन नाम था। तो आटविक विजय में जब, अर्थात यूपी और गाजीपुर क्षेत्र को उसने जीता, विक्ट्री की, वहां पर इसने नीति अपनाई परिचारिकीकृत नीति। आपसे प्रश्न पूछे समुद्रगुप्त ने परिचारिकीकृत नीति किस विजय के उपरांत अपनाई, वो थी आटविक विजय, ठीक है। इसके बाद ये स्टुवर्ट इंटीग्रेटेड पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। इसे नर्सिंग पॉलिसी भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि इसका अर्थ होता है परिचारिकीकृत का सेवक बनाया, है ना, मेड सर्वेंट बना लिया, अपना सेवक दास बना लिया, इनको अपने राज्य में मिला लिया, इनको इनका राज्य वापस दे दिया वार्षिक टैक्स के हिसाब से, ठीक है। आटविक को क्या किया, सेवक बना लिया, ठीक है, मेड सर्वेंट। अच्छा, ये जो विजय थी मित्रों, ये जबलपुर के, मध्य प्रदेश के जबलपुर के वन प्रदेश तक थी। इसका जो अधिकार हुआ इस विजय के उपरांत, इस विक्ट्री के उपरांत, इसका जो क्षेत्र हुआ वो जबलपुर के वन प्रदेश तक फैला था, ठीक है। चौथी विजय है सीमावर्ती राज्य विजय, ठीक है, अर्थात बॉर्डरिंग स्टेट विक्ट्री। यहां पे जब वो विक्ट्री कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, तो समुद्रगुप्त 3 पॉलिसियां एक साथ यहां लगा देता है। मतलब गजब की उसकी साइंटिफिक अप्रोच थी। मतलब कहा जाए कि किस क्षेत्र में किस हिसाब से उसे संतुलन बनाकर रखना है कि ना तो भविष्य में विद्रोह की स्थिति पैदा हो, ना तो वो राज्य खुद को स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, हमसे अलग हो पाए। तो उसकी इतनी साइंटिफिक अप्रोच थी, इतनी शानदार स्ट्रेटेजी थी कि हर विजय के उपरांत कोई ना कोई एक नीति, एक पॉलिसी लाता गया। तो यहां पर उसने 3 पॉलिसियां लाई। सबसे पहले सर्वकर का मतलब होता है सभी कर देंगे, जितने भी राज्य जीते हैं सीमावर्ती में, वहां पे क्या किया, सर्वकर, सभी कर देंगे, टैक्स, ठीक है, अर्थात गिव्स ऑल टैक्स, ये ईयरली था। दूसरी नीति जो पॉलिसी थी वो दानाज्ञाकरण थी। दानाज्ञाकरण अर्थात आज्ञा का पालन करेंगे, जो भी वहां के शासक होंगे, जनता होगी, प्रजा होगी, वो समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करेगी, ठीक है। हाँ, अर्थात ओबीडियंस, ठीक है, आज्ञा का पालन। इसके बाद जो तीसरी नीति थी, मतलब बड़ी शानदार, प्रणामागमन। क्या, प्रणामागमन, अर्थात प्रणाम करने हेतु
दरबार में वहां के शासक उपस्थित होंगे। 3 स्ट्रेटेजी, एक तो कर देंगे, दूसरी आज्ञा का पालन करेंगे, तीसरी प्रणाम करने हेतु दरबार में उपस्थित होंगे। ठीक है। कोर्ट अटेंड फॉर ग्रेट, ग्रेट या कहें वेलकम। ठीक है। तो देखिए एक प्रकार से इन 3 नीतियों से, 3 पॉलिसियों से क्या दिखता है आपको? अधिकार ही तो है, भले वहां पर शासन उन्हीं के शासक चला रहे हो, समुद्रगुप्त शासन वहां नहीं चला रहा, लेकिन अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली समुद्रगुप्त ही तो शासन चला रहा है। वार्षिक टैक्स ले रहा है, ईयरली टैक्स ले रहा है, और वो पे कर भी रहे हैं, दे रहे हैं, है ना, आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और प्रणाम करने हेतु तो समय समय पर समुद्रगुप्त के दरबार में उन्हें जाकर झुककर सलाम भी करना होता था। तो अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली उसका अधिकार ही था। मतलब इतनी साइंटिफिक अप्रोच, मतलब सोच लीजिए, इसीलिए तो इसे भारत का नेपोलियन कहा। किसने? स्मिथ ने। किस पुस्तक में? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। इसी महानता के कारण, इसकी सोच के कारण। नहीं तो आप खुद सोचिए, स्वयं सोचिए कि और भी राजा नेपोलियन की संज्ञा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इतनी अच्छी सोच के कारण यही प्राप्त कर पाया। 5वीं विजय की बात करूं जो विदेशी विजय थी, क्या थी? विदेशी विजय थी, अर्थात आउटलैंडर विक्ट्री। आउटलैंडर विक्ट्री मतलब इस क्षेत्र के बाहर, अर्थात यहां पर जो विक्ट्री करता है ये पहली, उसका मान लेते हैं फर्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ उसका प्लान ए मान लेते हैं इसको। इसको प्लान बी हुआ दक्षिण वाला, तीसरा हो गया प्लान सी आर्टिमिक विजय, चौथा हो गया जो सीमावर्ती क्षेत्र थे यहाँ, तो उसने प्लान डी ला दिया। अब प्लान ई लाया। ई किसके लिए लाया? सीमावर्ती विदेशी राज्यों के लिए, अर्थात आउटलैंडर विक्ट्री के लिए। यहाँ पर कौन सी, पता है ना, हर विजय के बाद एक पॉलिसी, एक नीति। यहाँ पर कौन सी नीति आई? 3 नीतियां यहाँ पे भी आई, 3 नीतियां यहाँ पे भी आई। आत्मनिवेदन, अर्थात आत्मनिवेदन मतलब सेवा में उपस्थिति ही है एक प्रकार से, ठीक है। हाँ, आत्मनिवेदन अर्थात सेल्फ मेमोरेंडरस, ठीक है। आत्मनिवेदन। अच्छी एक चीज और है, ये शब्द अगर समझ में नहीं आती तो उनका अर्थ लेकर आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी पॉलिसी, कौन सी नीति कहना चाह रहा है, ठीक है। सेल्फ मेमोरेंडमस, इसे आत्मनिवेदन भी की संज्ञा दी गई, ठीक है। दूसरी जो पॉलिसी थी, जो दूसरी नीति थी, वो थी कन्योपायन। कन्योपायन, कन्योपायन मतलब कन्या का दान करना, अर्थात एक प्रकार से विवाह है। आप आगे मैं जब पढ़ाऊंगा, शासक आएंगे तो किसी न किसी दूसरे राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी किया गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आज मैं जिस क्षेत्र में हूं, यहाँ पे खतरा बना है, किससे? हमारे पड़ोसी देशों से। अगर मैं या तो मेरा जो है पड़ोसी जो राज्य है वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाए, तो क्या वो हम पर आक्रमण करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम तो उसके संबंधी हो गए। तो एक प्रकार से ये भी पॉलिसी थी कि बाहरी राज्यों से, विदेशी राज्यों से सुरक्षित करना है साम्राज्य को, तो वहां से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया जाए, ठीक है। अब संबंधियों पर कौन आक्रमण करेगा, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कर भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अर्थात डॉटर्स मैरिज, ये भी एक नीति थी। तीसरी नीति याचना दुपाय नीति। याचना दुपाय नीति का अर्थ होता है गरुड़ मुद्रा से अंकित राज्याज्ञा हेतु प्रार्थना, ठीक है। अर्थात याचना दुपाय नीति का मतलब होता है जो राज्य यहाँ के विदेशी राज्यों को जिसने उसने जीत लिया है, जैसे मान लीजिए ए राज्य को उसने जीता, ए राज्य को उसने जीता, तो ए राज्य के राजा मैं ही था, ठीक है, आदित्य शुक्ला। तो ए राज्य के राजा आदित्य शुक्ला अर्थात मैं अपने क्षेत्र पर शासन करना चाहता हूं, जबकि मेरा क्षेत्र समुद्रगुप्त ने जीत लिया है। तो समुद्रगुप्त कहता है कि हाँ आदित्य, तुम अपने क्षेत्र पर शासन कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। वो कौन सी शर्त है? कि अपने क्षेत्र पर शासन करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा कि गरुड़ मुद्रा से अंकित राजाज्ञा हेतु प्रार्थना, अर्थात गरुड़ नामक एक मुद्रा होगी, गरुड़ नाम की मुद्रा होगी, ठीक है, उस पर तुम राजा की आज्ञा लेने हेतु प्रार्थना लिख कर लाओगे, उत्कीर्ण करवा के लाओगे, ठीक है। अच्छा, गरुड़ मुद्रा क्यों ही बोला, और कोई मुद्रा क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैंने बताया कि गरुड़ मुद्रा जो थी, गरुड़ मुद्रा ये गुप्त साम्राज्य की राजकीय मुद्रा थी, ठीक है, राजकीय मुद्रा थी। ये कह सकते हैं कि स्टेट करेंसी थी, स्टेट करेंसी थी।
तो गरुड़ मुद्रा। तो अर्थात प्रे फॉर द किंग्स कमांड थ्रो द मार्किंग गरुड़ करेंसी। ठीक है, प्रे फॉर द किंग्स कमांड थ्रो मार्किंग गरुड़ करेंसी, अर्थात गरुड़ मुद्रा से अंकित राजाज्ञा हेतु प्रार्थना। तो मैं क्या किया कि फिर एक गरुड़ मुद्रा बनवाया, उसमें लिखा कि हे राजन, मुझे अपने क्षेत्र पर शासन करने हेतु अनुमति प्रदान करें। फिर मैं गया दरबार में तो उन्होंने अनुमति दी। ये तर्क था, ये समझिए हंसी मजाक है, ये एक प्रकार से समझाने का मेरा प्रयत्न था। तो ये था, इसी नीति को कहा गया याचना दुपाय नीति। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा इससे हुआ क्या फायदा विदेशी विजय से? जो बाउंड्री सेव कर लिया समुद्रगुप्त ने, जो अपनी ये सीमा थी अपने क्षेत्र की, उसने क्या किया कि सीमा को सुरक्षित कर दिया विदेशियों से भी, संबंध, वैवाहिक संबंध और ये नीतियां लाकर। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि भारत के अंदर उत्तर दक्षिण आठवीं सब कुछ, मध्य देश सब कुछ जीत लिया। उसके बाद उसका मन नहीं भरा नेपोलियन की तरह ही, तो उसने क्या किया, विदेशों को भी जीत लिया। इसीलिए स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, इंडियाज नेपोलियन। अच्छा, ये हो गई बात समुद्रगुप्त की। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, कुछ है जैसे कुषाण। जब समुद्रगुप्त काल में समुद्रगुप्त का शासन था मित्रों, तो कुषाण वंश भी था। ठीक है, देखिए एकाएक पतन नहीं हो गए, मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आ जाता है। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि मौर्योत्तर काल के जो वंश थे समाप्त हो गए। कोई भी वंश जन्म लेता है तो धीरे धीरे, और मरता भी है तो धीरे धीरे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जितना समय साम्राज्य को बनने में लगता है, नष्ट होने में भी समय लगता है, अर्थात आंशिक अवशेष भी बचते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं पार्सली जो उसके थोड़े बहुत भाग होते हैं वो बचे रहते हैं, भूभाग। तो कुषाण भी जीवित थे, बचे रहे होंगे। कुषाणों का समापन बाद में किया जाता है, पूरी तरह से भगा दिया जाता है, विदेशी शासक थे। तो कुषाण जो थे मित्रों, जब समुद्रगुप्त मित्रों, इसी प्रकार कुषाणों की भांति शक भी थे। शक ये पश्चिमी मालवा में रहते थे, पश्चिमी मालवा अर्थात रेसिडेंस इन वेस्ट मालवा में रहते थे। जो समकालीन राजा था समुद्रगुप्त के, है ना, कंटेम्पररी किंग जो था वो रुद्र सिंह तृतीय था। कंटेम्पररी जो किंग था मित्रों, समकालीन राजा, वो रुद्र सिंह तृतीय था। याद रखिएगा, इसी रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय पराजित करके वहां से खदेड़ देता है। ठीक है, मालवा से। फिर उज्जैन को दूसरी राजधानी बना लेता है। एक वर्ड आया है गुप्तकालीन साहित्यों में, सिंघल। सिंघल की मीनिंग क्या है? अर्थात सिंघल किसे कहा गया है? श्रीलंका को कहा गया है। ठीक है, जब समुद्रगुप्त का शासन होता है उस समय श्रीलंका में राजा कौन होता है, किंग कौन होता है? वो मेघवर्मन होता है। कौन? मेघवर्मन। ठीक है, मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगी, काहे के लिए? गया में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु, है ना, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी, अनुमति मिली और वो उसने बनवा भी दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त कभी पराजित नहीं हुआ मित्रों। समुद्रगुप्त वाज नेवर डिफीटेड, कभी पराजित नहीं हुआ। ठीक है, जब उसने विजय कर ली ये सारी, तो विजय के उपरांत आफ्टर विक्ट्री उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं उपाधि ली, टाइटल लिया अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता। ठीक है, अर्थात अश्वमेध यज्ञ परफॉर्मर। ये हो गई बात किसकी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त थोड़ा और बचा है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसके बाद ही है, इधर तो मैंने साफ करके इसको लिखा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात की जाए, कॉइन्स की, उसमें अश्वमेध टाइप के, यज्ञ के टाइप के ही सिक्के भी चला दिए, है ना। अश्वमेध टाइप के कॉइन्स इशू कर दिए, सिक्के जारी कर दिए, जिसके मुख्य भाग पर फ्रंट साइड पर यज्ञ युग में बंधे घोड़े का चित्र, है ना। जो यज्ञ स्थल होता था, प्लेस होता था, वहां पर घोड़ा जो है बंधा रहता था। ऐसी आकृति, ऐसी पिक्चर सिक्कों पर क्या है? मार्किंग की गई है। इसके पृष्ठ भाग पर सिक्कों के बैक साइड पर राजमहिषी
दत्त देवी की आकृति, राजमहिषी दत्त देवी की आकृति, ठीक है, फिर इनकी पिक्चर एवं साथ में अश्वमेध पराक्रम अंकित है। अश्वमेध एनालिटी जो है इनकी मार्किंग की गई है। अश्वमेध एनालिटी या कहें अश्वमेध पराक्रम ऐसा उत्कीर्ण है उसके सिक्कों के पिछले साइड पर, है ना, पृष्ठ भाग पर, बैक साइड पर। समुद्रगुप्त मित्रों ये विष्णु का उपासक था, ठीक है, विष्णु वर्षिपर था। विष्णु वर्षिपर था कौन? विष्णु का उपासक समुद्रगुप्त। ये कला प्रेमी भी था, आर्ट लवर भी था, जिस कला के अंदर क्या अंतर्गत सबसे ज्यादा संगीत से प्रेम करता था ये, है ना, म्यूजिक लवर था, ठीक है। कैसे पहचान होती है कि ये संगीत प्रेमी था? जो इसके सिक्के मिले हैं कुछ अश्वमेध के अलावा, अश्वमेध टाइप के अलावा भी मिले हैं, उनमें क्या है, इन कॉइंस सिक्कों पर क्या दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए, ठीक है, वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है उसके सिक्कों पर। आपसे पूछे किस गुप्त शासक का चित्र उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, अर्थात हार्प प्लेइंग अर्थात वीणा वादन करते हुए किसकी पिक्चर मार्क है सिक्कों पर, कॉइंस पर, वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। इसके दरबारी कवि कौन थे, है ना, कोर्टली पोएट बोल सकते हैं या राज कवि भी बोल सकते हैं, पोएट ऑफ स्टेट, वो थे हरिसेन। यही हरिसेन है जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अर्थात प्रयाग रिकॉर्ड की रचना की, ठीक है। दरबारी बौद्ध विद्वान कौन थे? ऐसे कौन से बौद्ध विद्वान थे जो समुद्रगुप्त के कोर्ट में अर्थात दरबार में बैठते थे, है ना। कोर्टली बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वो वासुबंद थे। कौन? वासुबंद थे, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति को मित्रों, प्रयाग रिकॉर्ड को क्या बोला गया, क्या बताया गया कि ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में था, किंतु जब मुगल काल आता है भारत में तो सम्राट अकबर जो है इसको इलाहाबाद लाता है। कहां से? कौशाम्बी टू इलाहाबाद, अर्थात वर्तमान में आधुनिक जिसका नाम प्रयागराज है वहां लाता है। कहां से? कौशाम्बी से। कौन लाया? अकबर लाया। और खास बात यह है कि जब मुगल काल आता है तो इस प्रयाग प्रशस्ति पर और भी चीजें अकबर उत्कीर्ण करवा देता है, मार्क करवा देता है। क्या? जहांगीर व बीरबल का भी उल्लेख, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग रिकॉर्ड में, है ना, मुगल काल में, मुगल टाइम में क्या हुआ कि जहांगीर एवं बीरबल का उल्लेख अर्थात मेंशन किया गया है। किसका? जब बीरबल और जहांगीर का। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था, ठीक है। तो इसमें उल्लेख है। देखिए समुद्रगुप्त की बात हो गई। याद रखिए जो मैंने बताया था ये जो है इलाहाबाद का स्तंभ लेख किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। इस पर थोड़ा बहुत काम करवाया समुद्रगुप्त ने, तो वो बना प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये किसका हुआ फिर? समुद्रगुप्त का। किंतु समुद्रगुप्त ने जरूर बनवाया, लेकिन इसके रचनाकार कौन है? कंपोजर जो थे वो हरिसेन थे। कौन? हरिसेन थे। ये याद रखिएगा। प्रयाग रिकॉर्ड जो है पहले इलाहाबाद स्तंभ लेख था, आज भी जाना जाता है। आपसे जब प्रश्न पूछे इलाहाबाद कॉलम जो आर्टिकल है वो किसका है, वो सम्राट अशोक का है। फिर इसमें थोड़ा बहुत काम और भी इसमें मार्किंग करवाई गई अर्थात उत्कीर्णन करवाया गया, तो इसका नया नाम जो बना वो प्रयाग प्रशस्ति बना। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो वो हरिसेन ने की। तो आपसे ये पूछी थी कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है, तो समुद्रगुप्त का है, क्योंकि समुद्रगुप्त के आदेश से ही, है ना, इन्हीं के परमिशन से ही हरिसेन ने यह काम किया था, ठीक है। इसी में जब मुगल काल आता है तो जब अकबर का समय आता है तो अकबर ने और भी इसमें थोड़ा बहुत काम करवाया, और जहांगीर एवं बीरबल इनका भी मेंशन करवा दिया। इसी में जहांगीर एवं बीरबल का भी इसमें मेंशन अर्थात उल्लेख करवा दिया, ठीक है। ये पहले कौशाम्बी में था। कहाँ था? कौशाम्बी में था। फिर इसको कौशाम्बी से
इलाहाबाद लाता है कौन? अकबर। बस इतना ही था। तो आज हमारा समुद्रगुप्त का समापन हुआ। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था, कारण ये था कि अब नाम ही देखिए, भारत का नेपोलियन, इंडियाज नेपोलियन। अब इंडिया के नेपोलियन को पढ़ रहे हैं तो जरूर उसकी ख्याति प्राप्त रही होगी, है ना, फेमस पर्सन रहा होगा, तो पढ़ना भी आवश्यक है। तो हमने सब कुछ, सभी जानकारियां, है ना, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो थी इसकी समुद्रगुप्त की, सब कुछ पढ़ डाली है। इसके उपरांत अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा चंद्रगुप्त द्वितीय का होगा। ठीक है, कल सभी शासक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। एक दो पार्ट और बनेंगे इसके गुप्त साम्राज्य के। गुप्त साम्राज्य से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर गुप्त काल जैसे ही होता है तो आप समझ लीजिए 90% एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन प्रारंभ में मैंने 2 पार्ट छोड़े हैं, सिंधु सभ्यता, पाषाण सभ्यता जो थी। ठीक है, पाषाण सभ्यता और सिंधु सभ्यता मैंने 2 टॉपिक छोड़े हैं, उसको अंतिम में कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समुद्रगुप्त। तब अब इसको पढ़िए, इसको नोट्स पर लिखिए। मिलते हैं अगले पार्ट पर गुप्त काल के अन्य राजाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।